एक बार एक साहूकार ने दरबार में अपना दुखड़ा रोया कि उसके घर से कीमती जेवरातों की चोरी हो गई है। चोरों ने कल रात ही उसकी तिजोरी पर भी हाथ साफ किया है। मामला चूंकि राजधानी का था, इसलिए बादशाह ने इस मामले को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने साहूकार से सारी बातें जानने के बाद केवल एक प्रश्न किया, आपको किसी पर संदेह है? साहूकार ने कहा, मुझे लगता है कि चोरी की इस वारदात में मेरे किसी नौकर का हाथ है। इसके बाद बीरबल शाही अपराध जांच दल के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर घटनास्थल पर गया। उसने साहूकार की तिजोरी देखी। तिजोरी तोड़ी नहीं गई थी। उसका ताला खोलकर उससे सामान निकाला गया था। उसने जेवरातों की चोरी के बारे में भी छानबीन की तथा उस संदूक को भी बाहर और भीतर से देखा जिसमें से जेवरात चुराए गए थे। घर के प्रत्येक पुरुष सदस्य से बीरबल ने जांच दल के अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा घर की प्रत्येक महिला से स्वयं बात कर जेवरातों के बारे में जानकारी एकत्र की। इसके बाद पूछताछ का दौर घर के नौकरों के साथ चला। नौकरों ने भी जांच दल और बीरबल के सामने लगभग एक जैसी बात कही कि वे मध्य रात्रि से थोड़ा पहले तक घर का सारा कामकाज निपटा चुके थे। इसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। मुंह अंधेरे ही वे जगे और घर के कामकाज में लग गए। इस पूछताछ में केवल यह तथ्य उभर कर सामने आया कि चोरी मध्य रात्रि और सूर्योदय से पूर्व हुई है। लेकिन यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि चोरी किसने की और चोरी गया सामान कहाँ है। बीरबल ने नौकरों से बातचीत के दौरान महसूस किया कि नौकरों के समूह में एक अधेड़ खानसामा बयान देने के समय घबराया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उसने जांच दल के अधिकारियों से उस रसोइये से गहन पूछताछ करने को कहा। जांच दल के अधिकारी उस रसोइये को अलग कमरे में ले गए और उससे बारी बारी से पूछताछ की। जब वे अपनी पूछताछ से संतुष्ट हो गए तब बीरबल को आकर सारी बातें बताते हुए कहा, आपका संदेह सही लगता है। यह रसोइया बार बार बयान बदल रहा है। आप कहें तो हम लोग इससे अपने तरीके से अपराध कबूल वालें। नहीं, मैं इससे अपने तरीके से अपराध कबूल करवा लूंगा। आप लोगों की फिर आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक घटनास्थल का मुआयना अवश्य कर लें। चोर का पता अब लग जाएगा। जेवरात अभी सुरक्षित होने चाहिए और तिजोरी से गायब हुए रुपए भी अभी खर्च नहीं किए जा सके होंगे। जांच दल के अधिकारी अपने कार्य में लग गए और जब उनकी तफ्तीश पूरी हो गई तब वे अगले आदेश के लिए बीरबल के पास आए। बीरबल ने साहूकार से कहा, हम लोग आज आपके सभी नौकरों को अपने साथ रखेंगे। आपके नौकर आज आपके किसी काम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। आज रात्रि में उनसे विशेष पूछताछ होगी। कल इन्हें आपके पास भेज दिया जाएगा। इस तरह उन तमाम नौकरों को अपने साथ ले जाने का हुक्म बीरबल ने जांच अधिकारियों को दे दिया और स्वयं दरबार के लिए निकल पड़ा। शाम को दरबार से लौटने के बाद बेंत की कुछ छड़ियां लेकर बीरबल जांच घर पहुंचा। वहां सभी नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया था। बीरबल ने सभी नौकरों से अलग अलग भेंट की और उनसे बारी बारी से एक ही बात कही, यह सच पता लगाने वाली बेंत की छड़ी है। इसे अपने पास रखो। यदि तुमने साहूकार का धन चुराया होगा तो तुम्हारे संसर्ग में यह छड़ी आधा इंच लंबी हो जाएगी। ऐसा कहकर बीरबल ने एक एक छड़ी सभी नौकरों को थमा दी। उसके बाद वहां से निकलकर वह जांच घर के प्रभारी के पास पहुंचा और उसे निर्देश दिया, सभी बंदियों को आज रात के भोजन के साथ एक एक सेब और सेब काटकर खाने के लिए छोटे चाकू भेज देना। ध्यान रहे कि सभी बंदियों को एक एक छोटा चाकू अवश्य मिल जाए। भोजन का बर्तन रात को उनके कमरे में ही पड़ा रहने देना। दूसरे दिन बीरबल सुबह ही जांच घर पहुंचा जहां साहूकार के नौकरों को तफ्तीश के लिए रोककर रखा गया था। बीरबल बारी बारी से सभी बंदी नौकरों के पास गया और उनसे बेंत की छड़ी वापस ले ली।
इसमें से एक नौकर की छड़ी आधा इंच छोटी पाई गई। बीरबल ने उस नौकर को बंदीगृह में रोक लिया। यह वही रसोइया था जिस पर पहले भी बीरबल को संदेह हुआ था। शेष नौकरों को बीरबल ने वापस साहूकार के घर भेज दिया। रसोइये को बीरबल ने अपने पास बुलवाया और उससे कहा, मैं जानता हूं तुम साहूकार के पुराने वफादार हो, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया? रसोइया किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, दीवान जी, मैंने चोरी नहीं की है। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीरबल ने कहा, मेरी चमत्कारी बेंत की छड़ी झूठ नहीं बोलती है। छड़ी ने मुझे सच बता दिया है। अब यह तुम पर है कि सीधी तरह अपना अपराध कबूल करो या जांच विभाग के सिपाहियों की कुटाई से। वे कोड़े बरसाकर सच कबूलवाने में माहिर हैं। रसोइया बीरबल की इस धमकी से टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल लिया। उसने बीरबल को बताया, वह जब 15 वर्ष का था तब ही साहूकार के घर नौकरी करने आया। साल 2 साल पर जब वह 2-4 दिनों के लिए अपने घर जाता तब साहूकार उसे 5-10 रुपए दे देता था और कहता था कि फिर कभी एक साथ हिसाब करके वह उसे मोटी रकम दे देगा जिससे वह जमीन जायदाद खरीद सकेगा। अगले महीने उसकी बेटी की शादी है। उसने साहूकार से अपने वेतन का हिसाब कर देने को कहा। तब साहूकार ने उससे कहा, हर साल 2 साल पर जब भी वह घर गया उसे उसके पैसे तो दिए ही जाते रहे हैं। बेटी का विवाह है तो 25-50 लेकर छुट्टी करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इतने में नहीं पोसाता है तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और कहीं और जाकर काम करो जहां इससे ज्यादा पैसे मिलते हों। अब मैं क्या करता दीवान साहब? ऐसा कहते हुए रसोइये ने बीरबल के पाँव पकड़ लिए और फफक पड़ा। बीरबल को मानवमन की अच्छी परख थी। उसने समझ लिया कि रसोइया ठीक बोल रहा है। साहूकार के फरेब के बारे में सुनकर उसे कोई अचरज नहीं हुआ। वह जानता था कि साहूकार का काम ही ऐसा है जो बिना मेहनत प्राप्ति पर टिका हुआ है। बीरबल ने रसोइये का कंधा थपथपाया और उसे ठीक से बैठने को कहा। उसने रसोइये को भरोसा दिलाया कि वह उसका बाल भी बांका नहीं होने देगा और साहूकार से उसके वेतन का भुगतान भी कराएगा। 30-35 साल की चाकरी का उसे अच्छा इनाम भी दिलवाएगा। इसके बाद उसने रसोइये द्वारा बताए गए स्थान से नकदी और जेवर की बरामदगी के लिए जांच अधिकारियों को भेजा। जांच अधिकारियों ने साहूकार का चोरी गया सारा धन बरामद कर लिया। इसके बाद बीरबल रसोइये के साथ साहूकार के घर गया और रसोइये को साहूकार के पास छोड़कर वहां से लौट आया। साहूकार के घर से लौटने के पूर्व बीरबल ने साहूकार से कहा, साहूकार महोदय, आप कल दरबार में तशरीफ ले आए। बादशाह सलामत स्वयं आपसे पूछताछ करेंगे और आपके चोरी गए धन की वापसी भी होगी। हाँ, आप उन सभी नौकरों को साथ लेकर दरबार में आए जिनसे पूछताछ की गई है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में साहूकार अपने नौकरों के साथ पहुंचा। बीरबल ने उसे दरबार के एक कोने में खड़े रहकर बादशाह का इंतजार करने का निर्देश दिया। बीरबल का यह व्यवहार एक सम्मानित साहूकार के लिए अपमानजनक था, लेकिन उसके पास चारा भी क्या था। अपने नौकरों के साथ पांत बनाकर वह दरबार में खड़ा हो गया। साहूकार को निर्देश देने के बाद बीरबल ने स्वयं अकबर के कक्ष में जाकर उन्हें साहूकार के चोरी गए जेवरातों और नकदी की बरामदगी हो जाने की सूचना दी। इस बरामदगी की सूचना से अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, मगर बीरबल, यह बरामदगी हुई कैसे? इतनी जल्दी तुमने इस चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया, यह काबिले तारीफ है। बीरबल ने बादशाह को चोर पकड़ने के लिए आजमाए गए नुस्खे की कहानी सुनाई। तब उत्सुकता से अकबर ने पूछा, यह बात समझ में नहीं आई कि बेंत की जो छड़ी आधी इंच छोटी मिली वह छोटी हुई कैसे? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह,
मैंने नौकरों को जांच घर में रात के भोजन के साथ एक एक सेब और सेब काटने के लिए एक एक छोटा चाकू जानबूझकर बंटवाया था। मुझे विश्वास था कि चोर यह सोचकर अपनी छड़ी आधा इंच काट लेगा ताकि छड़ी आधा इंच बड़ी होने पर भी उसकी लंबाई पहले जैसी ही हो जाए। जो नौकर चोर नहीं थे उन्हें छड़ी बढ़ने का डर नहीं था, मगर रसोइये को यह भय सता रहा था जिससे उसने अपनी छड़ी काटकर छोटी कर ली और उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर बीरबल ने अकबर के समक्ष रसोइये के साथ साहूकार द्वारा की गई नाइंसाफी का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया, जिससे अकबर के हृदय में रसोइये के प्रति दया उमड़ आई। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या चाहते हो? जहांपनाह, आप साहूकार से पूछें कि वह अपने किस नौकर को कितनी पगार देता है और नौकरों से पूछें कि उन्हें कब तक का पगार मिल चुका है। सही स्थिति सामने आते ही साहूकार से कहें कि वह अपने नौकरों की बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने का वादा करे और उन्हें दरबार से विदा होने से पूर्व पगार दे दे, तब ही उसे बरामद किया गया धन वापस मिलेगा, अन्यथा उसे राजकोष में जमा करा दिया जाएगा। दरबार में आने के बाद अकबर ने साहूकार के साथ वैसा ही सलूक किया जैसा बीरबल ने बताया था। साहूकार के पास नौकरों के वेतन का भुगतान करने के अलावा कोई चारा नहीं था और बादशाह के सामने वह राज्य द्वारा निर्धारित पगार से कम का भुगतान कर ही नहीं सकता था। इस प्रकार रसोइये को बकाया पगार के रूप में एक बड़ी रकम हाथ लगी। बादशाह ने साहूकार को निर्देश दिया कि रसोइये को अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी 35 वर्षों की सेवा को देखते हुए वह उसे 1 माह की सवैतनिक छुट्टी भी दे। नौकरों के वेतन भुगतान के बाद साहूकार को उसका धन वापस किया गया। इस प्रकार अकबर के दरबार से निकलते समय नौकर बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश था वह रसोइया जिसने चोरी की थी। एक दिन अकबर को विचार आया कि यदि सभी सैनिकों के लिए लोहे के धागों से निर्मित जिरह बख्तर पहनने को दिए जाएं, तो युद्ध के समय हमारे सैनिक अधिक सुरक्षित रहेंगे। और अपने इस विचार को साकार करने के लिए अकबर ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी, बख्तर बनाने की कला में माहिर जितने भी कारीगर हैं वे बादशाह से शीघ्र संपर्क करें। इस मुनादी को सुनकर एक लोहार बादशाह के पास आया और बादशाह से कहा, वह जिरह बख्तर बनाना जानता है मगर गरीब है, इसलिए यदि उसे जिरह बख्तर बनाने का सामान मिल जाए तब ही वह बना सकेगा। अकबर ने उससे कहा, कारीगर, तुम्हें जिरह बख्तर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत हो तुम अपनी पसंद से खरीद लाओ। पैसे तुम्हें जब भी चाहिए और जितने भी चाहिए राजकोष से मिल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था मैं करा देता हूँ। कारीगर ने राजकोष से पैसे लेकर जिरह बख्तर निर्माण के काम आने वाली चीजें खरीद लीं और मनोयोग से जुट गया जिरह बख्तर बनाने में। बादशाह के लिए जिरह बख्तर बनाते समय उसने अपनी कला का भरपूर प्रयोग किया। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद जिरह बख्तर बनकर तैयार हो गया। अपने इस निर्माण को हर तरह से उलट पुलट कर कारीगर ने देखा और वह पूरी तरह से संतुष्ट हुआ कि ऐसा जिरह बख्तर पहले कभी नहीं बना। यह पहनने वाले को खूबसूरती भी प्रदान करेगा और शत्रुओं के वार से बचाएगा भी। पूरी तरह संतुष्ट हो जाने के बाद वह कारीगर जिरह बख्तर दिखाने के लिए बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने जिरह बख्तर अपने कक्ष में सज्जा के रूप में खड़ी कांसे की एक प्रतिमा को पहनाई और उसे देखा। जिरह बख्तर वाकई बहुत सुंदर बना था। अकबर ने इस निर्माण की मन ही मन तारीफ की। अचानक अकबर के मन में विचार आया कि जिरह बख्तर सुंदर तो है मगर यह मजबूत है या नहीं, यह भी तो देखना चाहिए। जिरह बख्तर का इस्तेमाल तो युद्ध भूमि में होना है जहां सुंदरता गौण होती है और मजबूती आवश्यक। जिरह बख्तर की मजबूती देखने के लिए अकबर ने म्यान से अपनी तलवार निकाली और एक भरपूर वार कांसे की प्रतिमा की गर्दन पर कर दिया। झन की आवाज के साथ जिरह बख्तर प्रहार के स्थान पर कट गया। अकबर ने कारीगर को कटा जिरह बख्तर दिखाते हुए कहा, कारीगर,
तुमने जो जिरहबख्तर बनाया है वह खूबसूरत तो है मगर मजबूत नहीं। देखा न तुमने कि यह तलवार का एक प्रहार भी नहीं झेल पाया। हमें तो ऐसा जिरहबख्तर चाहिए जो तलवार के प्रहार से सैनिकों की रक्षा करे, उन्हें घाव न लगने दे। जाओ, जिरहबख्तर में क्या सुधार करना है सोचो और यथाशीघ्र ऐसा ही जिरहबख्तर बनाकर दिखाओ। बेचारा कारीगर कभी कांसे की मूर्ति को पहनाए गए जिरहबख्तर को देखता तो कभी बादशाह की तलवार को। वह कहना चाह रहा था कि बादशाह सलामत। आपने यह जिरहबख्तर कांसे की प्रतिमा को पहनाई है जबकि इसका निर्माण हाड़मास के इंसान के लिए हुआ है। आपने कांसे की प्रतिमा को बख्तर पहनाकर तलवार का प्रहार किया है जिससे इस प्रहार का प्रतिरोध कांसे की प्रतिमा ने किया है, हाड़मास के पुतले ने नहीं। मगर बादशाह के सामने वह अपना मुंह नहीं खोल पाया और वह निराश कदमों से अपना जिरहबख्तर लिए अकबर के पास से लौटने लगा। जिस समय लोहार अकबर के पास से निराश लौट रहा था उस समय बीरबल भी किसी काम से अकबर से मिलने जा रहा था। उसने निराश लोहार को अकबर के पास से लौटता देखा तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इस लोहार से अकबर को क्या काम था और यह वहां से निराश क्यों लौट रहा है। उसने लोहार को रोककर पूछा, क्या बात है भाई, तुम कौन हो और इतने निराश क्यों दिख रहे हो। हुजूर, मैं एक लोहार हूं। बादशाह ने मुझे जिरहबख्तर बनाने का काम सौंपा है। मैंने अपनी कला और हुनर का यथासंभव उपयोग कर यह जिरहबख्तर बनाया जो सुंदर भी है और मजबूत भी। बादशाह ने यह जिरहबख्तर एक कांसे की प्रतिमा को पहनाकर तलवार का वार कर इसकी मजबूती परखी। कांसे को आधार बनाकर जब लोहे की चादर पर वैसा प्रहार किया जाएगा तब लोहे की चादर भी कट जाएगी। यह तो लोहे के धागों से पिरोया गया बख्तर है। इसका निर्माण तो मनुष्य के पहनने के लिए किया गया है। अब बादशाह ने मुझे दूसरा बख्तर बनाकर लाने को कहा है। यदि उस बख्तर को भी बादशाह इसी तरह आजमाएंगे तब उसका भी यही हश्र होगा। इसीलिए मैं चिंतित हूं। कैसे झंझट में पड़ गया। बीरबल को लोहार की समस्या समझ में आ गई। उसने लोहार से कहा, अब चिंता मत करो भाई, तुम जाकर दूसरा बख्तर तैयार कर लो और जब बादशाह उसे कांसे की प्रतिमा पर आजमाने लगे तब उनसे कहना कि तुम स्वयं इस जिरह बख्तर को पहनकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि रणभूमि में इसे कोई हाड़मास का सैनिक ही पहनेगा और जब बादशाह प्रहार करने लगे तो तुम चीखकर उस प्रतिकार का प्रतिरोध करना। तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। लोहार को बीरबल की बातों से थोड़ी तसल्ली हुई कि समस्या का समाधान हो सकता है और वह बादशाह को तसल्लीबख्श काम देकर संतुष्ट भी कर सकता है। इस तरह बड़े आत्मविश्वास के साथ लोहार अपने घर लौटा और एक दूसरा जिरहबख्तर तैयार करने में वह पूरी तन्मयता से जुट गया। 2-3 दिनों में ही उसने दूसरी जिरहबख्तर तैयार कर लिया और उसे लेकर अकबर के पास आया। जिरहबख्तर देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। इस बार जिरहबख्तर पहले से भी अच्छा बना था। जब अकबर जिरहबख्तर के निर्माण की जांच कर चुके तब उसकी मजबूती की परख के लिए वह उसे कांसे की प्रतिमा को पहनाने लगे। लोहार इसी पल के इंतजार में था। उसने उसी क्षण अकबर को टोका, जहांपना, आप इस जिरहबख्तर को मुझे पहनने दें। जब मैं इसे पहनकर आपके सामने खड़ा हो जाऊं तब आप इस पर प्रहार करें, क्योंकि युद्धभूमि में यह जिरहबख्तर कोई सैनिक ही पहनेगा जो कि हाड़मास का पुतला होता है, कांसे का नहीं। अकबर को लोहार की बात तर्कसंगत लगी। उन्होंने लोहार की तरफ जिरहबख्तर बढ़ा दिया। लोहार ने जिरहबख्तर पहन ली और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने जिरहबख्तर की जांच के लिए जैसे ही तलवार उठाई कि लोहार ने चीखकर कहा, खबरदार। उसकी आवाज की उम्मीद अकबर को नहीं थी, इसलिए उनका ध्यान बंट गया और चौंक गए। उसके प्रहार में वैसी ताकत भी नहीं रही जैसी कि कांस्य प्रतिमा पर प्रहार करते समय थी।
अकबर की तलवार ज़िरहबख्तर से टकरा गई और झन्न की एक आवाज हुई। अकबर ने लोहार पर क्रोध कर पूछा, तुमने मुझे खबरदार कहकर क्यों धमकाया? इसलिए जहांपनाह कि आप मुझ पर प्रहार करने जा रहे थे। यह ज़िरहबख्तर तो हाड़मांस का सैनिक ही पहनेगा और जब उस पर प्रहार होगा तो वह उसका विरोध भी करेगा ही। ऐसा सोचकर ही मैंने आपको चेतावनी दी थी। मेरी दूसरी कोई मंशा नहीं थी, लोहार ने कहा। मगर लोहार की बातों से अकबर का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इस लोहार को कारागार में डाल दो और कल दरबार में पेश करो। बेचारा लोहार गिड़ागिड़ाता रहा मगर सिपाही उसे घसीट कर ले गए। अकबर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दूसरे दिन दरबार में लोहार की पेशी हुई। बादशाह ने यह मामला बीरबल के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। लोहार पर आरोप था कि लोहार ने गरीब परवर शहंशाह हिंदुस्तान की शान में गुस्ताखी की है। बीरबल ने जब लोहार की तरफ देखा तो उसे याद हो आया कि वह पहले भी उससे मिल चुका है। ज़िरहबख्तर बनाने वाला लोहार बीरबल ने लोहार से सारी बातें पूछीं। वह बेचारा इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी बीरबल ने जब उसे तसल्ली दी कि यदि उसने कोई गलती नहीं की है तो उसे सजा नहीं मिलेगी, तब उसने सहमे अंदाज में सारी घटना बता दी। घटना सुन लेने के बाद बीरबल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोहार ने जो कुछ भी किया या कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि खबरदार कहकर चेतावनी दिए जाने से ही अकबर नाराज हुए, वह भी यह सोचकर कि ऐसा लोहार ने इसलिए किया कि ज़िरहबख्तर पर भरपूर प्रहार नहीं हो सके। जरूर ज़िरहबख्तर में कोई खोट होगा। और लोहार को साथ लेकर वह अकबर के कक्ष में चला आया। अकबर उस लोहार को देखकर बीरबल पर बिगड़ गए, तुम इस नामुराद को साथ लेकर मेरे पास क्यों आ गए? जहांपनाह, इसने खबरदार कह के युद्धभूमि की प्रकृति के अनुरूप आचरण किया था, वह भी इसलिए कि ज़िरहबख्तर की जांच अधिक स्वाभाविक तरीके से हो जाए। ज़िरहबख्तर की मजबूती पर इसे कोई संदेह नहीं था। यदि इसे ज़िरहबख्तर के कट जाने का संदेह होता तो इसने कभी भी उसे पहनकर तलवार का प्रहार झेलने के लिए खुद को आगे नहीं किया होता, बीरबल ने कहा। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बातों में सच्चाई है। उसने लोहार की तरफ देखा। भय से सहमा हुआ लोहे का यह कारीगर अपनी कला का नायाब नमूना पेश करने के बाद भी उनके सामने अपराधी की तरह खड़ा था। अकबर ने सोचा, मुनादी कराए जाने के बाद भी राज्य भर से केवल एक आदमी मिला है ज़िरहबख्तर बनाने के काम के लिए, और वह भी अब उनके आक्रोश के कारण हाथ से निकल जाएगा। जरूरत तो इस बात की है कि इस कारीगर की कला और लोग भी सीखें। यदि यह कारीगर भी उनके कोप का शिकार हो गया तो कोई क्यों प्रोत्साहित होगा कला सीखने के लिए? ऐसी कला जो पुरस्कृत नहीं, दंडित करवाती हो। कौन सीखना चाहेगा? यह विचार आते ही अकबर तख्त से उठ गए और लोहार को गले से लगा लिया। उन्होंने लोहार से कहा, तुम्हारी चेतावनी को समझने में मुझसे भूल हो गई, लेकिन शुक्रिया बीरबल, तुमने अनर्थ होने से बचा लिया। ऐसा कहकर अकबर ने लोहार को इनाम दिया और उसे शाही सेना के लिए ज़िरहबख्तर बनाने का काम भी सौंप दिया। अकबर ने लोहार को विदा करते समय कहा, ज़िरहबख्तर का निर्माण बड़े पैमाने पर होना है, इसलिए तुम कुछ लोगों को अपने फन में माहिर भी करो कि यह काम गति के साथ हो सके। लोहार मुदित मन से अपने घर लौट आया। एक दिन अकबर के मन में ख्याल आया कि अगर किसी विद्वान काजी से किसी बनिए की भिड़ंत हो जाए तब क्या होगा? क्या बनिया काजी को पराजित कर देगा? मन में यह ख्याल आते ही अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उससे यह सवाल पूछा। बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, काजी तो किताबी कीड़ा होता है। बनिया व्यावहारिक जगत में लाभ कमाना सीखते रहने वाली कौम है। काजी को दुनियादारी से क्या लेना देना?
वह तो इसी बात में मशरूफ रहता है कि किस किताब में क्या लिखा है। देखो बीरबल, तुम उलझी हुई बातें कर रहे हो। मुझे बताओ कि काजी और बनिए में यदि ठन जाए तो जीत किसकी होगी? अकबर ने बीरबल को टोका। जहांपना, जीतेगा बनिया ही, बीरबल ने कहा। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। मगर अकबर का मन यह मानने को राजी न हुआ कि पढ़ा लिखा काजी किसी अपढ़ बनिए से पछाड़ खा जाएगा। एक दो दिन के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम सचमुच मानते हो कि यदि काजी और बनिए में मुकाबला हो जाए तो बनिए की जीत होगी? जी हाँ जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उस समय बीरबल के मुस्कुराने का सीधा अर्थ था कि वह समझ गया है कि बादशाह अब उसे यह प्रमाणित करने के लिए कहेंगे कि बनिया काजी से भी चालाक होता है। और हुआ भी वही। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम मुझे किसी दिन यह प्रत्यक्ष दिखला दो कि काजी से बनिया चालाक होता है। यदि तुम ऐसा न कर पाओ तब भविष्य में ध्यान रखना कि मेरे सामने इस तरह के अटपटे दावे मत करना। बीरबल ने महसूस किया कि अकबर बेहद संजीदा हैं। इसलिए उसने अपनी भलाई इसी में समझी कि किसी तरह अकबर के सामने काजी और बनिए की बुद्धिमत्ता की परीक्षा करा दी जाए। ऐसा सोचने के बाद बीरबल का विचार मंथन आरंभ हो गया कि किस तरह काजी और बनिए की बुद्धि की परख अकबर के सामने कराई जाए। आखिर बीरबल एक नतीजे पर पहुंचा और एक दिन उसने अकबर से कहा कि राज्य में सबसे बुद्धिमान काजी की तलाश कराई जाए। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने अकबर को सलाह दी कि काजियों की तकरीर का आयोजन करके सबसे तेजतर्रार काजी की पहचान की जा सकती है। बीरबल की सलाह पर एक दिन काजियों की तकरीर का आयोजन हुआ। उस आयोजन में बादशाह अकबर स्वयं शामिल हुए। सबसे तेजतर्रार काजी की पहचान के लिए विद्वानों का एक समूह मुकर्रर था जिसने बादशाह की सम्मति से सबसे बुद्धिमान काजी की पहचान की और समारोह में उस काजी को सम्मानित किया गया। बीरबल की सलाह पर अकबर ने उस काजी को अपने महल में दावत पर बुलाया। इस बीच बीरबल अपनी विशेष योजना के क्रियान्वयन में लग गया। अकबर से उसने सिर्फ यह गुजारिश की कि काजी की बुद्धि की परीक्षा के लिए वह जो कुछ कहे या करे उसे कहने और करने दिया जाए। जिस दिन काजी अकबर के महल में दावत खाने के लिए आया उस दिन एक नाई के साथ बीरबल भी वहां पहुंचा। काजी ने भोजन कर लिया तब बीरबल उसके पास गया। उसने काजी से बहुत विनम्रतापूर्वक कहा, जनाब, आप जैसा जानकार और बुद्धिमान व्यक्ति हमारी सल्तनत में कोई दूसरा नहीं है। बादशाह सलामत आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। अपनी तारीफ सुनकर काजी फूला न समाया। आम तौर पर विद्वानों में अपनी विद्वत्ता का गुरूर रहता ही है और इस तरह की सराहना से उसके गर्व का पोषण होता है। ऐसा ही उस काजी के साथ हुआ। बीरबल की तरफ उसने गर्व से देखा और फिर उसी गर्व से अकबर की तरफ देखकर सलाम की मुद्रा में हाथ उठाया। गर्वीले काजी ने ऐसा करके अपनी विनम्रता दर्शाई। प्रायः विद्वान इस तरह की विनम्रता लोक व्यवहार के कारण दर्शाते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि उनमें अपनी जानकारी का अभिमान होता है, विनम्रता नहीं। बीरबल विद्वानों की इस विशेषता से परिचित था। उसने पुनः काजी से कहा, जनाब, हमारे बादशाह सलामत आपके प्रशंसक हैं। उन्हें कल रात एक ख्वाब आया है कि उनसे फरिश्ते फरमा रहे हैं कि तुम यदि काजी की दाढ़ी अपने तख्त के गद्दे में रखो तो तुम्हारी सल्तनत कायम रहेगी और तुम्हारी रियाया को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप तो जानते हैं कि पूरी सल्तनत में आपके जैसा विद्वान काजी कोई दूसरा नहीं है, इसलिए बादशाह सलामत के लिए अपनी दाढ़ी कुर्बान कर दें। इसके लिए आपको मुहमांगी कीमत अदा की जाएगी। बीरबल की बातें सुनकर काजी अजीब सी दुविधा में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कहे भी तो क्या कहे। उसे दुविधा में पड़ा देख बीरबल ने उसे उकसाया, सोचते क्या हैं जनाब?
अकबर के राज में काजियों की कमी नहीं है, मगर जो रुतबा आपका है वह दूसरों का नहीं। आप सितारों के झुंड में चांद के समान हैं, इसलिए बादशाह ने बहुत सोच समझकर इस काम के लिए आपका चुनाव किया है। यह वक्त बादशाह के काम आने का है, सोचने विचारने का नहीं। यदि आपने बादशाह के नाम पर अपनी दाढ़ी कुर्बान कर दी तब बादशाह की नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। दुविधाग्रस्त काजी संशयुक्त मन से बीरबल से बोला, काजियों के लिए दाढ़ी का बड़ा महत्व है। आज तक मैंने बिना दाढ़ी वाला काजी नहीं देखा है। आप ही सोचें, मैं दाढ़ी कैसे कटवा दूं? दाढ़ी ही तो मेरी पहचान है। बीरबल ने काजी की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, अरे जनाब, आप जैसे विद्वान के मुंह से बच्चों जैसी बातें सुनकर मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। यह आपसे किसने कह दिया कि आपकी पहचान इस दाढ़ी से है? मेरी मानिए जनाब, आपकी पहचान आपकी विद्वत्ता से है, जिसके कायल बादशाह सलामत भी हैं। रही बात दाढ़ी की तो वह तो अपनी सदाबहार खेती है, आज कटेगी और कल बढ़ जाएगी। काजियों जैसी दाढ़ी तो देखते देखते बढ़ जाएगी। बेचारा काजी लाजवाब हो गया। बीरबल ने उससे फिर कहा, कोई मुफ्त में दाढ़ी कटाने की बात होती तो आप इस तरह सोच विचार करते। बादशाह सलामत तो आपको दाढ़ी की मुहमांगी कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। बीरबल की बात सुनकर काजी मन ही मन दाढ़ी कटाने के लिए राजी हो गया। उसने सोचा, बादशाह की बात है, अभी तो यह बात मुझे गुजारिश करते हुए कही जा रही है। यदि बादशाह ने हुक्म देकर दाढ़ी कटवा दी तो फिर क्या कर लूंगा मैं? और उसने बीरबल से कहा, ठीक है दीवान जी, मुझे आप 10 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें ताकि दाढ़ी उगने तक मेरे घर के लोगों की परवरिश होती रहे। और वह दाढ़ी कटवाने के लिए नाई के पास बैठ गया। नाई ने उसकी दाढ़ी उतारी और बीरबल ने उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं आदरपूर्वक प्रदान कर वहां से विदा किया। काजी को विदा करने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आपने देखा कि एक काजी अपनी दाढ़ी की कीमत 10 स्वर्ण मुद्रा ही लगा पाया, वह भी तब जब उसे दाढ़ी की मुहमांगी कीमत दिए जाने की पेशकश की गई थी। अब आप कृपा कर बनियों को खबर भिजवा दें कि उनका कोई भी एक प्रतिनिधि यथाशीघ्र आपके दरबार में हाजिर हो। दूसरे दिन ही अकबर ने बनियों के पास यह सूचना भेज दी। जैसा कि पहले भी हो चुका था, शाही फरमान मिलते ही बनियों में खलबली मच गई। आनन फानन में बनिया जाति के तमाम लोगों को खबर मिल गई कि अकबर ने एक बनिया को यथाशीघ्र उपस्थित होने का फरमान जारी किया है। बनियों में बादशाह के बुलावे को लेकर विचार मंथन होने लगा। अंततः सभी ने तय किया कि बादशाह के पास सबसे बुजुर्ग बनिए को भेजा जाए। ऐसे बुजुर्ग बनिए को जिसकी बुद्धि का लोहा सभी बनिए मानते हों। ऐसे एक बनिए की पहचान करके दूसरे दिन ही उसे बादशाह के दरबार में भेज दिया गया। संयोग की बात थी कि इस बनिए की सफेद शफ्फाफ लंबी दाढ़ी थी। दरबार में प्रवेश करने के बाद जब बनियों के बुजुर्ग प्रतिनिधि ने बादशाह को अपना परिचय देते हुए आने का कारण बताया, तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा, मानो वह पूछ रहे हों, लो बनिया तो आ गया, अब बताओ क्या करना है। बीरबल इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने आगे बढ़कर बड़े अदब से वृद्ध बनिए से कहा, श्रीमान, अभी तो आप आसन ग्रहण करें, थोड़ी ही देर में दरबार का समापन हो जाएगा। इसके बाद आप महल में चलकर बादशाह के साथ भोजन ग्रहण करेंगे और भोजन के बाद बादशाह की ओर से एक विशेष बात आपको कही जाएगी। बीरबल की विनम्रता देखकर बनिया के हृदय में शक पैदा हुआ। वह सोचने लगा, सत्ता के शीर्ष पर बैठा यह शख्स जरूरत से ज्यादा मीठा बोल रहा है, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। भला सत्ता चलाने वाला हंटर की भाषा भूलकर कभी किसी से गुजारिश करता है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वह सत्ता की चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में नहीं आएगा।
अकबर थोड़ी देर के बाद दरबार मुलतवी कर अपने महल की ओर चल दिए। बीरबल उस बनिए को साथ लेकर अकबर के पीछे पीछे चलने लगा। महल में प्रवेश करने से पूर्व उसने एक सिपाही को निर्देश दिया कि वह जाकर यथाशीघ्र शाही हज्जाम को बुला लाए। अकबर ने बनिया और बीरबल के साथ भोजन किया। भोजन करते समय अकबर ने बीरबल से सांकेतिक भाषा में कहा, लगता है आज काम हो जाएगा। देखना, अपनी बात साबित करने के लिए तुम कोई गुस्ताखी न कर बैठो। बीरबल ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चुप्पी साध ली। उधर बनिया अकबर की बात सुनकर और सहम गया। पता नहीं क्या चाहते हैं बादशाह। बड़े लोग बिना किसी बड़े प्रलोभन के किसी छोटे आदमी के साथ भोजन करना तो दूर, पास फटकना भी गवारा नहीं करते। बनिए ने मन ही मन अपना निश्चय दोहराया, चाहे जो हो जाए, मुझे इन बड़े लोगों के झांसे में नहीं आना है। भोजन समाप्त हो जाने के बाद बीरबल ने वृद्ध बनिए को एक तरफ बुलाया। उस समय तक सिपाही शाही हज्जाम को बुलाकर वहां हाजिर हो चुका था। बीरबल ने वृद्ध बनिए को भी बादशाह सलामत के ख्वाब में फरिश्ते के कथन की कहानी सुनाई तथा कहा कि फरिश्ते का कहना था कि राज्य का कोई बनिया यदि अपनी दाढ़ी कुर्बान कर दे और बादशाह उस दाढ़ी को अपने तख्त की गद्दी में डलवा ले तो राज्य की प्रजा खुशहाल रहेगी। वृद्ध बनिया तजुर्बेकार था। उसने भांप लिया कि बीरबल सफेद झूठ बोल रहा है, मगर अपने संदेह को प्रकट किए बिना उसने बीरबल से कहा, मुझे अपनी दाढ़ी से प्यार है। मेरे दादा मरे तब भी मैंने दाढ़ी नहीं कटवाई। इस दाढ़ी की शुद्धि के लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर यज्ञहवन एवं ब्राह्मण भोज आदि अनुष्ठान करने पड़े। बीरबल ने बनिए को आनाकानी करते देखकर कहा, श्रीमान, बादशाह तो आपको दाढ़ी की मुहमांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। अरे, क्या मुहमांगी कीमत दे सकते हैं वो? मुझे अपनी दाढ़ी से इतना लगाव है कि जब मेरे पिता का निधन हुआ तब भी मैंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। बेशक दाढ़ी शुद्धि के लिए मुझे 10 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं व्यय कर विविध अनुष्ठान कराने पड़े, बनिए ने कहा। बीरबल मन ही मन बनिए की चालाकी की सराहना कर रहा था। उसने सोचा कि अब अधिक बोलना ठीक नहीं है। 2 टोके में तो बनिया अपनी दाढ़ी पर 11,000 स्वर्ण मुद्राओं का व्यय बता चुका है। ऐसा सोचकर बीरबल ने बनिए से कहा, तुम्हारी दाढ़ी पर अब तक 11,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई हैं। मैं तुम्हें राजकोष से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला देता हूं। तुम बादशाह सलामत के लिए अपनी दाढ़ी कुर्बान कर दो। ऐसा कहने के बाद बीरबल ने हज्जाम को संकेत किया। जब हज्जाम उस बनिए के पास पहुंचा तब बनिए ने कहा, खबरदार, मेरी दाढ़ी को छूना भी मत। अभी बादशाह की ओर से इसकी कीमत हासिल नहीं हुई है। बीरबल ने शीघ्र ही राजकोष से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाकर बनिए को थमा दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली हाथ में थाम लेने के बाद वृद्ध बनिए ने एक हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, अब यह दाढ़ी मेरी नहीं, बादशाह सलामत की अमानत हो गई है। शाही हज्जाम उसकी दाढ़ी साफ करने के लिए फिर बढ़ा और उसकी दाढ़ी पर पानी लगाकर उसे मुलायम करने लगा ताकि उस तरह से उसकी सफाई हो सके कि इसी दौरान वृद्ध बनिए ने एक तमाचा हज्जाम को जड़ दिया। खबरदार, बदतमीज! बनिया चिल्लाया, मैंने तुम्हें बताया था न कि यह दाढ़ी अब किसी ऐरे-गैरे बनिए की नहीं। यह दाढ़ी अब बादशाह सलामत की अमानत है। इसके साथ तमीज से पेश आओ। बेचारा हज्जाम बनिए के तमाचे से सकते में आ गया। बीरबल समझ रहा था कि बनिया अब चालाकी पर उतारू हो चुका है। उसे मानो इसी पल का इंतजार था। उसने बनिए से कहा, धैर्य रखिए श्रीमान, यह शाही हज्जाम है। बादशाह की दाढ़ी की हिफाजत भी इसी के जिम्मे है। आप शांत रहें और इसे अपना काम करने दें। इसे खूब मालूम है कि बादशाह की दाढ़ी कैसे बनाई जाती है।
साहस करके हज्जाम फिर आगे बढ़ा और बनिए की दाढ़ी काटने के लिए अपना उस्तरा निकालकर उसने जैसे ही बनिए के गाल से सटाया कि बनिया आगब बूला हो गया और चीखने लगा, यही तुम बादशाही दाढ़ी की कद्र कर रहे हो। ऐसे ही पकड़ी जाती है बादशाह की दाढ़ी। यही सीखा है तुमने। खबरदार। जो आलम पनाह की दाढ़ी की ओर अपना नापाक हाथ बढ़ाया तो अकबर उस समय कुछ दूरी पर बैठे बनिए की हजामत का नजारा देख रहे थे। बनिए के व्यवहार से उन्हें बहुत क्रोध हुआ और वे तमक्कर उठे तथा डपटते हुए बनिए से कहा, चीखो मत। शाही महल में किसी को भी ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से और अब कभी शाही महल के आसपास भी मत फटकना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अकबर के मुंह से ये बातें निकली ही थीं कि बनिया एक हाथ से स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ वहां से तेज कदमों से निकल गया। उसके जाने के बाद शुद्ध स्वर में अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो कहा था कि काजी की तुलना में बनिया चालाक होता है, मगर यह बनिया तो परले दर्जे का मूढ़ निकला। नहीं जहांपना, यह बनिया मूढ़ नहीं था। खूबी के साथ उसने अपनी चालाकी को यहाँ अंजाम दिया। काजी ने तो बिना चूंचपड़ किए 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी दाढ़ी कटवा ली, मगर यह बनिया यहाँ से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और दाढ़ी भी नहीं कटवाई। बीरबल की बात सुनकर अकबर झेंप गए और कहा, हाँ बीरबल, तुम ठीक कहते हो। मैंने तो यह सब सोचा भी नहीं था।